हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो आप लोग के यूपी पीजीटी कॉमर्स में जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उनको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका जून में एग्जाम होने वाला है, तो अगर देखें तो हार्डली आपके पास 60 डेज रह जाते हैं, 60 दिन रह जाते हैं, क्योंकि कुछ आपका रिविजन का भी रहेगा ये। तो इसके लिए आपको जरूरी है कि प्रीवियस ईयर में जो पेपर हुए हैं उनको आप अच्छे से सॉल्व कर लें, जिससे कि बहुत से क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, बार बार पीवाईक्यूज जो होते हैं रिपीट भी हो रहे होते हैं। तो इसके अलावा साथ में किस तरह का पैटर्न का पेपर आ रहा है, कैसे आपको तैयारी करनी है, किस तरह की क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है, कौन कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, वो देखना बहुत जरूरी है। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो 2021 में जो पेपर हुआ था पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, जो इसमें क्वेश्चन आए थे देखेंगे। इसके अलावा उसके पहले के जो क्वेश्चन हुए थे, जो पेपर्स आए थे आपके, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो इसमें है, निम्न में से कौन सी मांग सिद्धांत के उपभोक्ता के संतुलन की मान्यता नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अजम्पशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन डिमांड थ्योरी। संक्रामिकता, ट्रांसिटिविटी, अनुकूलतम संतुष्टि, ऑप्टिमम सेटिस्फैक्शन, उपभोक्ता की पसंद स्थिर है, कंज्यूमर्स चॉइस और कंसिस्टेंस, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर कि जो मांग सिद्धांत होता है, इकोनॉमिक्स भी इसमें सब पूछी जाती है। जैसे कि इसका जो सिलेबस है तो बहुत सी चीजें हैं आपकी, लगभग जितना भी आपने कॉमर्स में पढ़ा रखा है सभी कुछ पूछा गया है। इसका सिलेबस बहुत ज्यादा ब्रॉड है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन है, जो कि मांग सिद्धांत को उपभोक्ता का संतुलन की जो सिद्धांत है उसकी कौन सी मान्यता नहीं है, यहाँ पर ये पूछा गया है, कौन सा अजम्पशन उसका नहीं है। तो उपभोक्ता संतुलन की अगर अजम्पशन की बात करें तो यहाँ पर जो तीनों ही जो दे रखे हैं वो इसके अजम्पशन नहीं होंगे या इसकी मान्यता में नहीं आते। तो एक से यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो मांग सिद्धांत क्या है कि किस तरह से जो उपभोक्ता डिमांड करता है और कैसे उसका मांग में जो होता है संतुलन उपभोक्ता का बनता है। इसके कई वक्र होते हैं, कई चीज है जहाँ से आपने पढ़ाई होगा, जहाँ से कुछ उसके वक्र बनते हैं, उदासीनता वक्र बनता है, तटस्थता वक्र बनता है। इसी के बेसिस पे जाकर आगे उपभोक्ता संतुलन के बारे में देखा जाता है। तो यहाँ पर जो मान्यता नहीं है तो तीनों ही नहीं होंगी। तो एक का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख भी सकते हैं एक्सप्लेनेशन में कि एक उपभोक्ता संतुलन में तब होता है जब उसके स्वाद और दो वस्तुओं की कीमत को देखते हुए और दो वस्तुओं की खरीद पर एक निश्चित धन या आय को इस तरह खर्च करता है कि अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि दो वस्तुएं, आप जो भी तटस्थ वक्र आपने पढ़ा हो या उदासीनता वक्र पढ़ा हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर कॉम्बिनेशन बनते हैं, संयोजन बनते हैं। तो कई एक जिसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम उसको संतुष्टि मिल रही होती है, अधिकतर संतुष्टि मिल रही होती है, उस पर वो अपना धन व्यय करना ज्यादा प्रेफर करता है। दूसरे वाले को, जो दूसरा संयोजन होता है उसको छोड़ देता है। तो जहाँ से उसको अधिकतम, अधिनियम में होगा अधिकतम होगा, यहाँ पर अधिकतम संतुष्टि मिलती है वो उसकी उसी को ही खरीदता है, तभी वो संतुलन में होता है। तो यहाँ पर ये डिफिनेशन के तौर पर इन्होंने बताया है कि उपभोक्ता संतुलन में तब होता है जब वह अपनी आय और बाजार की कीमतें को देखते हुए अपनी उपभोक्ता को अधिकतम करता है। तो यहाँ पर बहुत सी चीजें होती हैं, बहुत से पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाता है। उसकी आय कितनी है, मार्केट में जो कीमतें चल रही वो कितनी है, और उसके बेसिस को किस तरह से अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त कर सकता है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा उसकी उपभोक्ताएं संतुष्ट हो जाए। तो यहाँ पर कई आंसर होगा, इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अंशों का हरण किया जाता है तो अंशपूंजी खाता डेबिट किया जाता है। When shares are forfeited, share capital account is debited। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है अंशों का हरण, हरण क्या होता है, फॉरफीचर जो होता है कि जब अंश होते हैं, जो अंश है एक शेयर होता है, तो एक शेयर अगर सपोज कर लीजिए 10 रुपए का है तो ये 10 रुपए की राशि एक साथ पूरी नहीं ली जाती है, कुछ आपकी एप्लीकेशन मनी हो जाती है। सपोज कर लेते हैं कि एप्लीकेशन मनी 2 रुपए हो गई, फिर आपकी अलॉटमेंट मनी आ जाती है, जबकि आवंटन किया जा रहा है 3 रुपए अलॉटमेंट मनी हो गई, अब यहाँ पर 5 रुपए इसके हो गए। इसके अलावा फिर कॉल्स की जाती हैं, एक कॉल की जा सकती है, 2-3 कॉल भी किया। फर्स्ट कॉल कर दी हमने 2 रुपए की, सेकंड कॉल कर दी हमने 3 रुपए की। अब कितने आपके अमाउंट रिमेनिंग बच जाता है, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमारा सेकंड कॉल तक ही पूरा अमाउंट जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, 10 रुपए पूरे हो गए। यानी कि सेकंड कॉल क्या हो जाएगी आपकी, लास्ट एंड फाइनल कॉल भी हो जाती है। तो इस तरह से एक शेयर जो होता है उसका मूल्य जो होता है, जितने का वो शेयर है उसको लिया जाता है शेयर होल्डर्स के पैसे से। अब यहाँ पर कह रहा है कि हरण करना, हरण कब होता है, जैसे कि अगर फर्स्ट कॉल, जैसे कि ये 2 रुपए की है ये फर्स्ट कॉल,
तो यहाँ पर फर्स्ट कॉल की गई, लेकिन उसने क्या किया, जो भी अमाउंट था वो नहीं चुकाया। शेयर्स थे किसी के पास, उसने शेयर्स का अमाउंट वो नहीं चुकाया है, नहीं दिया है कंपनी को पैसा, तो उसके अंशों का क्या होता है, हरण कर लिया कंपनी द्वारा, वो अंशों को वापस ले लिया जाता है, तो उसे कहा जाता है फॉरफीचर करना। तो जब वहाँ पर कंपनी का द्वारा अंशों का हरण किया जाता है, फॉरफीचर किया जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में शेयर कैपिटल अकाउंट होता है, किस अमाउंट से डेबिट किया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। अंशों के अंकित मूल्य से, फेस वैल्यू ऑफ शेयर, अंशों पर मांगी गई धनराशि, कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ शेयर, अंशों के प्रदत्त मूल्य से, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, अंशों पर आदेश धनराशि से, पेड अप अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर। तो यहाँ पर किस अमाउंट से आप जो होते हैं कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं, तो कौन सा अमाउंट हो जाता है यहाँ पर, वो हो जाएगा अंशों पर मांगी गई धनराशि से, कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ शेयर, कितना अमाउंट मांगा गया है, कितना अमाउंट कॉल किया गया है, उस अमाउंट से जो होता है शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है। तो इस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारी के संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी पर चुकाया गया प्रीमियम को, प्रीमियम पेड ऑन द जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ द पार्टनर, यानी कि जो पार्टनर्स होते हैं, जैसे कि सपोज कर लीजिए ABCD 3 पार्टनर है, ये पार्टनर मिल करके किसी बिजनेस को चला रहे हैं, तो बिजनेस क्या कहलाता है, पार्टनरशिप कहलाएगा। तो यहाँ पर अगर वो मिल करके एक ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी लेते हैं, तो उससे रिलेटेड जो प्रीमियम चुकाया जाएगा उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, उसमें से क्या करेक्ट है ये आपसे पूछ रहा है। इस संबंधित साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट किया जाता है, क्रेडिट टू द रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर उनके खाते में डेबिट किया जाएगा, या फिर क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसको किस तरह से हम ट्रीट करते हैं, तो यहाँ पर जो आपका प्रीमियम चुकाया जाता है, वो प्रीमियम को एक तरह का एक्सपेंस माना जाता है। एक्सपेंस मानते हुए उसको अगर कोई भी खर्चा किया गया है, तो उसे हम जो लाभ हानि खाता होता है उसमें डेबिट करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि जो भी एक्सपेंसेस होते हैं या फिर लॉसेस होते हैं, उनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रीमियम चुकाया जा रहा है उसको एक एक्सपेंस की तरह ट्रीट अगर किया गया है, तो वहाँ पर उसे हम डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से समझ लीजिएगा, ये आपके रिपीट हो सकते हैं। 2021 के क्वेश्चन पेपर जो हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं, तो इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। इसके अलावा भी जितना अलग अलग पीजीटी के जो एग्जाम्स होते हैं, अलग अलग स्टेट में होते हैं, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि कैसे इसकी एंट्री की जाती है, कि जब भुगतान किए गए प्रीमियम को व्यय के रूप में माना जाता है, यहाँ पर अगर हम उसको एक्सपेंस एज ए एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसे बंद करने के लिए हर साल लाभ और हानि खाते में इसे हम डेबिट कर देते हैं, और शेयर जॉइंट पॉलिसी प्रीमियम खाते को क्रेडिट किया जाता है। यानी कि ये अकाउंट आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको डेबिट करेंगे, क्रेडिट किया जाएगा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर एंट्री देख भी रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रीमियम अमाउंट से डेबिट हो जाएगा, और टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट क्या हो जाएगा, जितना प्रीमियम का अमाउंट होगा उससे क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से खुद इसकी जर्नल एंट्री की जाएगी। अगर जर्नल एंट्री पूछे तो भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसको। अगर क्वेश्चन इस तरह से बनता है जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया, तो आपका आंसर ये रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो प्रीवियस आपका पेपर हुआ था उसमें काफी न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे गए थे। तो यदि मूल्य लागत 20,000 की है, कारखाना उपरिव्यय मूल लागत का 25% है, कार्यालय उपरिव्यय कारखाना लागत उपरिव्ययों का 80% है, तो कार्यालय लागत होगी। यहाँ पर आपको ऑफिस कॉस्ट को निकालना है। क्या क्या चीजें बताई हुई है, प्राइम कॉस्ट दे रखी 20,000 की, फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं 25% है किसके, प्राइम कॉस्ट के, और ऑफिस ओवरहेड्स हैं 80% फैक्ट्री ओवरहेड्स के। तो आपको ऑफिस कॉस्ट तक पहुंचना है। अच्छा क्वेश्चन इजी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको ये देखना है कि कैसे आपको चलना है। यहाँ पर एक से दूसरी चीज निकाली जाएगी, तो पूरी कॉस्ट शीट एक तरह से तैयार की जाएगी, लेकिन आपको सिर्फ ऑफिस कॉस्ट तक ही निकालना है यहाँ पर। तो कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले जो गिवन है अमाउंट आपका, उसको लेकर के चलते हैं। क्या गिवन है, प्राइम कॉस्ट गिवन है, तो यहाँ पर हम प्राइम कॉस्ट को लिख लेते हैं जो आपके क्वेश्चन में गिवन है। कितनी दे रखी है प्राइम कॉस्ट, 20,000 की दे रखी है, यहाँ पर 20,000 को नोट कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे, प्राइम कॉस्ट में हम क्या ऐड करते हैं, हमें ऐड करने होते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करते हैं तो हमारी क्या निकल करके आ जाती है, शॉर्ट में लिख लेते हैं इसे, तो हमारी निकल करके आ जाती है फैक्ट्री कॉस्ट या फिर कारखाना लागत जिसे कहा जाता है। तो यहाँ पर प्राइम कॉस्ट पर आपको बताया होगा कि कारखाना उपरिव्यय जो है मूल लागत का 25% है, तो यहाँ पर हम 25% निकालेंगे। किसका निकालेंगे, जो 20,000 है, इस 20,000 का हमें निकालना होगा
25%। 1/4 निकालना है, सीधे सीधे आपको इतना समझ लेना है। अब इसका करिएगा तो 0 से 0 जाएंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। तो फैक्ट्री ओवरहेड कितने हो जाएंगे हमारे, 5000 हो जाएंगे। ऐड कर लेंगे 25000 आ जाएगा। 25000 क्या हो जाएगा हमारा, फैक्ट्री कॉस्ट हो जाएगी। प्राइम कॉस्ट निकल के आई थी, अब हमारी हो जाएगी ये फैक्ट्री कॉस्ट। अब इसके बाद हमें इसके नेक्स्ट निकालना है, ऐड इसमें क्या करना है, हमें इसमें ऑफिस ओवरहेड ऐड करने हैं, तो हमारी ऑफिस कॉस्ट तक निकल करके आएगी, वहां तक हम पहुंचेंगे। तो ऑफिस कॉस्ट ओवरहेड जो होते हैं, ऑफिस ओवरहेड निकालने के लिए हमें क्या चीजें चाहिए, या क्या आपके क्वेश्चन में गिवन है, क्या बता रहा है कि कार्यालय परिवहन कारखाना परिवहन का 80%। तो आप ध्यान दीजिएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स का 80% है, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने थे आपके, 5000 थे। आपको फैक्ट्री कॉस्ट का नहीं करना, फैक्ट्री ओवरहेड्स का करना है। फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने थे, 5000 थे, तो 5000 का आपको क्या निकालना है, 80% निकालना है। बस यहाँ पर आपको एक सीरियल वाइज चलना है, आपको पता होना चाहिए कि कॉस्ट शीट जो होती है उसमें किसके बाद क्या चीजें ऐड होती हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0 से 0 चला जाएगा, कितना आएगा 80%, 4000 आ जाएगा। यहाँ पर 4000 हम ऐड कर लेंगे, तो टोटल करेंगे कितना आ जाएगा, 29000 आ जाएगा। यही हमारी क्या हो जाएगी, ऑफिस कॉस्ट हो जाएगी, क्योंकि आपसे सिर्फ ऑफिस कॉस्ट तक ही पूछा गया था क्वेश्चन में, आगे नहीं पूछा गया है, तो यहीं पर निकाल के आपको छोड़ देना है। एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 29000, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। देखा आपने कितना इजी क्वेश्चन था, बस आपको ये एक से दूसरी चीज को निकालना था, और इसमें कुछ अलग नहीं था बस। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कब हमें फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने होते हैं, कब हम ऑफिस ओवरहेड को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बनेंगे, तो अच्छे से इसको आपको समझ लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुरक्षा सीमा से तात्पर्य यहाँ पर पूछा है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है। वास्तविक विक्रय एवं कुल लागत के अंतर से है, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल एंड टोटल कॉस्ट। वास्तविक विक्रय एवं प्रत्यक्ष लागत के अंतर से, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल एंड वेरिएबल कॉस्ट। वास्तविक विक्रय स्थिर लागत के अंतर से, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल एंड फिक्स्ड कॉस्ट। या फिर वास्तविक विक्रय सविच्छेद विक्रय के अंतर से, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल एंड ब्रेक इवन सेल। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, नाम से क्लियर हो रहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी कि एक ऐसा पॉइंट या ये कह सकते हैं इतना अमाउंट जो कि हमारी सेफ्टी को बता रहा है, जहां पर अगर हम उत्पादन कर रहे हैं या जितना एक्स्ट्रा हम उत्पादन कर रहे हैं तो उतना ही हमारी सेफ्टी हो रही है। अब वो किससे ऊपर कर रहे हैं, ये यहाँ पर क्वेश्चन होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि एक बीईपी होता है, ब्रेक इवन पॉइंट कह सकते हैं, या फिर इसको हम कहते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस का पॉइंट होता है। यानी कि इस अगर बीईपी तक आप सेल कर रहे हैं तो ना तो आपको कोई नुकसान हो रहा है, ना ही आपको कोई लाभ मिल रहा है। तो इसके एक्सेस जितना भी उत्पादन आप करते जाएंगे वो सब आपका क्या हो जाता है, यानी कि एक्चुअल में जो सेल आप कर रहे होते हैं तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वही आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाता है। तो इसे अगर हम लिखें तो ये आपका कुछ इस तरह से बनेगा कि सेल माइनस बीईपी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो जाता है, क्योंकि अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर किस पॉइंट में यही चीज कह रहा है। वास्तविक विक्रय कुल लागत का अंतर, ये तो गलत हो जाएगा। वास्तविक विक्रय प्रत्यक्षी लागत, ये भी नहीं होगा। डी पॉइंट जो आपका है वो कह रहा है कि वास्तविक विक्रय सविच्छेद विक्रय के अंतर, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल एंड ब्रेक इवन सेल। ये आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको अगर न्यूमेरिकल में भी आपको पूछा जा सकता है, सेल बता देगा, बीईपी बता देगा, आपको निकालना होगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो इसमें इसी फॉर्मूले में रख करके आपको इसको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बीईपी के ऊपर जितनी भी आप सेल करते चले जाते हैं वो सब आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो जाती है, आपकी सुरक्षा की सीमा हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी की एक विशेषता नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी। गैर सामान्य संस्था, नॉन कॉर्पोरेट कंपनी है, कृत्रिम व्यक्तित्व है, आर्टिफिशियल पर्सनालिटी, शाश्वत उत्तराधिकार, परपेचुअल सक्सेशन, पृथक वैधानिक आश्रित, सेपरेट लीगल एक्सिस्टेंस। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि कौन सी कंपनी की विशेषता नहीं। जो कंपनी होती है एक आर्टिफिशियल बॉडी मानी जाती है, एक कृत्रिम पर्सनालिटी होती है, कैसे एक कृत्रिम पर्सन मानी जाती है, आर्टिफिशियल पर्सन होती है, उसकी क्या विशेषता नहीं होगी, ये क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। क्या नहीं होगी, तो आर्टिफिशियल पर्सनालिटी है, ये तो मैंने भी बताया। शाश्वत अधिकार भी होता है, किसी के आने का किसी के जाने का कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी चलती रहती है। और अपना अलग वैधानिक अस्तित्व भी होता है, यानी कि जो ओनर है कंपनी के स्वामी वो कंपनी से अलग होते हैं, कंपनी अलग होती है। यहाँ पे तीनों ही उसकी विशेषताएं हैं। गैर सामान्य संस्था, ये गलत हो जाएगा, कारपोरेट बॉडी होती है ना कि नॉन कॉर्पोरेट। यहाँ पर ये वाला इसका विशेषता नहीं है, तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके अलावा इसकी अगर हम विशेषताओं की बात करें कि और क्या होती है, तो जैसे कि आप देख रहे होंगे भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 और 2013 के अनुसार
तो बेसिकली बना था 1956 का, बाद में इसमें बहुत से संशोधन अमेंडमेंट होते रहे हैं। अब जो हम लोग देख रहे हैं ज़्यादातर जो नियम फॉलो होते हैं वो 2013 के अनुसार हैं। इसके मेन जो आपके हैं वो 10 कहें फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स वो हैं। पहली बात तो कॉर्पोरेट बॉडी होती है, निगमन होता है। आर्टिफिशियल पर्सनालिटी कृत्रिम व्यक्ति है, अलग इकाई है, शाश्वत अस्तित्व है, इसकी अपनी मोहर होती है, सील होती है। जो इसके शेयर्स होते हैं ट्रांसफरेबल होते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी होती है, स्वामित्व जो होता है फैला हुआ होता है, पृथक से स्वामित्व यानी प्रबंधक से अलग होता है, इसका अस्तित्व होगा। तो ये इसकी कुछ मेन आपकी विशेषताएं होती हैं, इनको जरूर से ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक कंपनी द्वारा अंशों का निर्माण किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, शेयर्स कैन बी इशूड बाय अ कंपनी एक्ट। सम मूल्य पर, बट्टे पर, समूल्य अथवा प्रीमियम पर, प्रीमियम पर। तो क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि जो कंपनी के अंश हैं उनका निर्माण कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अब जो है कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अब बट्टे पर अंशों को निर्मित नहीं किया जा सकता। जो न्यू इशू शेयर्स होते हैं उनका निर्गमन बट्टे पर डिस्काउंट पे नहीं किया जा सकता। आप उसको समूल्य पर निर्मित कर सकते हैं, प्रीमियम पर निर्मित कर सकते हैं, लेकिन आप उसे अब बट्टे पर डिस्काउंट पर निर्मित नहीं कर सकते। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उन्हें आप बट्टे पर निर्मित नहीं कर सकते हैं, बाकी आप समूल्य पर उनको यानी कि एड पर या फिर प्रीमियम पर निर्मित कर सकते हैं। अच्छा, ये भी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, किस धारा के अनुसार वो भी देख लेते हैं कि भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 53 के अनुसार जो है अब आप 1 अप्रैल 2014 कंपनियों को छूट पर शेयर जारी करने से मना किया गया है जब तक कि धारा 54 के तहत अनुमति ना दी गई हो। धारा 54 के तहत जो होता है किस तरह के शेयर को उसमें अलग पहले से आप निर्मित कर चुके हो शेयर्स को, वही शेयर अगर आप निर्मित इशू कर रहे हैं तो आप वहाँ पर बट्टे पे कर सकते हैं। बोनस पे शेयर्स कर रहे हैं तो वहाँ पर आप बट्टे पे कर सकते हैं। शेयर्स इक्विटी शेयर्स है तो वो बट्टे पे निर्मित कर सकते हैं। यानी कि सामान्य जनता को जो निर्मित आप पहली बार कर रहे हैं शेयर्स, उन्हें आप बट्टे पर निर्मित डिस्काउंट पे निर्मित नहीं कर सकते। वो धारा 53 आपकी कह रही है। तो सही आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो चरों के मध्य संबंध को व्यक्त किया जा सकता है। रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स कैन बी एक्सप्रेस्ड अनुपात द्वारा, रेशियो यानी कि प्रतिशत, परसेंटेज, दर, रेट या फिर सभी। तो यहाँ पर दो वेरिएबल्स जो होते हैं उनके बीच जो रिलेशन है उसको आप रेशियो में भी दिखा सकते हैं, परसेंटेज में भी दिखा सकते हैं, रेट में भी दिखा सकते हैं। तो तीनों ही पॉइंट सही हो जाएंगे। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो देख रहे हैं आप कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं थे, बहुत डिफिकल्ट नहीं पूछे गए थे, इजी पूछे गए थे, लेकिन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस अगर आप अच्छे से करेंगे तो क्वेश्चन पेपर बहुत ही इजी रहेगा आपके लिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार चक्र से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी एक सही नहीं है। विद रिगार्ड टू बिजनेस साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। यहाँ पर आपकी 4 पॉइंट दे रखे हैं व्यापार चक्र से रिलेटेड, बिजनेस साइकिल से रिलेटेड। आपको ये बताना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, नॉट ट्रू पूछा गया है। देखते हैं आइए। विस्तार, उत्पादन, अवनति और पुनरुत्थान व्यापार चक्र के 4 चरण हैं। एक्सपेंशन, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी आर द 4 फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। बिल्कुल करेक्ट है। बिजनेस साइकिल जो होता है उसके 4 चरण होते हैं। बिजनेस विस्तार की तरफ जाता है, फिर धीरे धीरे गिरता है, फिर जो है अवनति में जाता है, उसके बाद दोबारा से रिकवरी होती है। तो करेक्ट हो जाएगा। इसका कुछ इस तरह से फॉर्मेट आपका ऐसे करके बनता है, बीच से एक रेखा जा रही है और जो है आपका इस तरह से बनता है कि उठ रहा है, फिर धीरे धीरे गिरता है, फिर नीचे की तरफ जाता है, दोबारा से रिकवरी में आता है। कुछ इस तरह से इसका फिगर बनता है। फिर है कि व्यापार चक्र पूंजीवादी पद्धति का एक अंग है। बिजनेस साइकिल इज अ पार्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट सिस्टम। कीन्स के अनुसार व्यापार चक्र एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है। अकॉर्डिंग टू कीन्स द ट्रेड साइकिल इज अ प्योरली मॉनेटरी फिनोमिनन। या फिर व्यापार चक्र का नवाचार सिद्धांत जोसेफ शुम्पीटर के नाम से संबंधित है। द इनोवेशन थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल इज एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ जोसेफ शुम्पीटर। तो पहला पॉइंट तो करेक्ट है, जैसे कि मैंने आपको समझाया ही। दूसरा पॉइंट भी करेक्ट है। तीसरा पॉइंट जो कहा है ये डिफिनेशन, ये विशुद्ध व्यापार चक्र एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है। डिफिनेशन तो सही है लेकिन राइटर गलत दे रखे हैं। केस नहीं, ये परिभाषा किसकी है, ये हार्ट्रे की है। हार्ट्रे ने ये डिफिनेशन दी थी, हार्ट्रे ने ये बात कही थी। तो यहाँ पर यही वाला पॉइंट क्या है आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। और जो नवाचार वाला सिद्धांत है जोसेफ शुम्पीटर का है, बिल्कुल सही बात है ये। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जो यही वाला पॉइंट गलत है। ये डिफिनेशन केस की ना होकर के हार्ट्रे की है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए अपना टॉपिक को। जब तक आपने डिटेल में नहीं पढ़ा होगा तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकतम आना पहले जाना सामग्री निर्माण की पद्धति उपयोगी होती है जबकि हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड ऑफ इशू ऑफ मटेरियल इज यूजफुल व्हेन द, यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है अधिकतम आना पहले जाना हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे अधिक मूल्य की वस्तु होती है उसको सबसे पहले आप निर्मित करते हैं। इस तरह से समझ लीजिए कोई चीज आपने 5 रुपए पर यूनिट ली है, कोई 10 रुपए ली है, कोई 15 रुपए ली है, तो आप पहले 15 रुपए वाली जो है उसको निर्मित करेंगे क्योंकि इसका मूल्य सबसे ज्यादा है। तो ये मेथड हो जाएगा हाईएस्ट फर्स्ट आउट की, वो मेथड हो जाएगा। तो ये कब यूजफुल होता है, अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। सामग्री का मूल्य बढ़ रहा है, प्राइस ऑफ मटेरियल इंक्रीजिंग, घट रहा है डिक्रीजिंग, उतार चढ़ाव आ रहे हैं, प्राइस ऑफ मटेरियल फ्लक्चुएटिंग, या फिर सामग्री का मूल्य स्थिर है, जो मटेरियल इज स्टेबल। तो यहाँ पर क्या होता है, जब बहुत फ्लक्चुएट कर रही होती है, जो प्राइस होता है उसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आ रहे थे, एकदम से बहुत ऊपर निकल जाए तो एकदम से बहुत नीचे गिर जाएगा। तो वहाँ पे ये होता है कि आप जितना अधिकतम मूल्य की सामग्री है उसको सबसे पहले निर्मित कर दीजिए, जिससे कि अगर बाद में मूल्य कम हो जा रहा है, घट जा रहा है, तो नुकसान ना हो, हानि ना हो। इसलिए यहाँ पर जब फ्लक्चुएटिंग बहुत हो रही होती है, फ्लक्चुएट कर रहा होता है प्राइस, तो वहाँ पर इस मेथड का यूज किया जाता है। एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था आपका। तो सारी ही चीजें सब्जेक्ट जितने भी आपके सिलेबस में आपको सब अच्छे से पढ़ने हैं, कहीं से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इसके बारे में अगर थोड़ा सा हम देखें तो ये क्या होती है, इस पद्धति से सामग्री की मात्रा हाथ में सामग्री की उच्चतम कीमत पर जारी की जाती है। जब उच्चतम मूल्य वाली मात्रा समाप्त हो जाती है तो अगले उच्चतम मूल्य का उपयोग मूल्य धारण में किया जाता है, यानी कि सबसे पहले हाई प्राइस की जो सामग्री है उसको इशू किया जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे कम होता जाएगा, जैसे कि एग्जाम्पल में देखा 5, 10, 15, पहले 15 वाली करेंगे, फिर 10 वाली करेंगे, फिर हम 5 वाली करेंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है, इसके अलावा कि जब उत्पादन सबसे अधिक हो जाता है जिससे लाभ कम हो जाता है, बढ़ते मूल्य स्तर की अवधि के दौरान यदि ईफो पद्धति के बराबर होती है, घटते मूल्य स्तर, यानी कि यहाँ पर बढ़ रहे थे, फ्लक्चुएट कर रहे थे, तो हीफो का यूज करेंगे। अगर घट रहे होंगे तो वहां पर हम फीफो जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होती है उसका यूज करते हैं। तो लेकिन हीफो मेथड जो होता है बहुत ज्यादा कहें कि पॉपुलर नहीं हुआ, बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जाता है, ज्यादा मोस्टली आपका लीफो फीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यही दो मेथड ज्यादा यूज किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर भी आपसे एक न्यूमेरिकल पूछ रहा है कि यदि पूंजी 50,000 है, दायित्व 30,000 है, स्थायी संपत्तियां 70,000 है, तो चालू संपत्तियां क्या होंगी। इफ कैपिटल इज रुपीज 50,000, लाइबिलिटी 30,000 है, फिक्स एसेट 70 है, तो देन द वैल्यू ऑफ करंट एसेट विल बी। बहुत ही सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, एक ऐसे ही रफली बैलेंस शीट तैयार कर लीजिए, आपको आंसर इसका मिल जाएगा। इधर हमारी क्या होती है, लाइबिलिटीज होती हैं, इधर हम क्या लिखते हैं, अपनी एसेट्स को लिखते हैं। लाइबिलिटीज में लाइबिलिटी लिख दीजिए, कैपिटल दे रखी है, यहाँ पर हम कैपिटल लिख देंगे कितनी, 50,000 की। लाइबिलिटीज दे रखी है, लाइबिलिटीज को लिख लीजिए, कितनी दे रखी है, 30,000 की। दूसरी साइड में हमारी जो फिक्स एसेट दे रखी थी उसको लिख लेते हैं, फिक्स एसेट हमारी दे रखी थी उसको हम नोट कर लेते हैं। फिक्स एसेट कितनी दे रखी थी आपकी, फिक्स एसेट दे रखी है 70,000 की, उसको लिख लीजिए। अब दोनों साइड का टोटल कर लीजिए, यहाँ पर हम टोटल करते हैं तो कितना आ जाता है, ये हमारा आ जाएगा 80,000 का टोटल, और इधर हमारा कितना आ जाएगा, ये आएगा 70,000। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 10,000 का आ रहा है। ये 10,000 क्या है हमारा, ये 10,000 हमारी करेंट एसेट हो जाएगी। तो कितना इजी था, बहुत ही सिंपल था। इसी तरह के क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल आपको बनते ही हैं तो आप ओवरऑल सॉल्व कर लेंगे, आपको उसको लिखने की अलग से जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। यहाँ पर ये वाला 10,000 जो अमाउंट है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि करंट एसेट जो है वो 10,000 की होंगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संगठन का वह प्रारूप जिसमें रेखीय प्रबंधकों को विशेषज्ञों की सहायता उपलब्ध होती है कहलाता है। The form of organization in which expert assistance is available to line manager is called। रेखीय संगठन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, समिति संगठन, कमेटी ऑर्गेनाइजेशन, कार्यात्मक संगठन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, रेखीय एवं विशेषज्ञ संगठन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, संगठन का यानी कि ऑर्गेनाइजेशन जो एक होती है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, व्यक्तियों का एक समूह होता है, ग्रुप ऑफ मेंबर होता है, किसी एक पर्पस, किसी एक गोल से, किसी एक उद्देश्य से मिलकर के कार्य कर रहे होते हैं, वो संगठन कहलाता है आपका। यहाँ पर कह रहा है कि ऐसा प्रारूप, इसके कई फॉर्म्स होते हैं, तो वहाँ पर कौन सा फॉर्म है जिसमें रेखीय प्रबंधकों की विशेषज्ञों की सहायता, यानी कि रेखीय प्रबंधक भी है और विशेषज्ञ भी होते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो वो आपका किस तरह का संगठन होता है या फिर वो संगठन क्या कहलाता है, तो उसे हम रेखीय विशेषज्ञ संगठन कहते हैं, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। रेखीय संगठन होता है उसमें सिर्फ आपके रेखीय प्रबंधक होते हैं, समिति एक कमेटी होती है पूरी, कार्यात्मक संगठन जो होता है
फंक्शनल वो आपका अलग हो जाता है। देखिए विशेषज्ञ वाला है जो है उसमें आपके प्रबंधक भी होते हैं और विशेषज्ञ भी होते हैं जिससे आप सलाह ले सकते हैं। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और इसके बारे में थोड़ी सी देख लेते हैं चीजें कि क्या होती हैं। यह संयोजन विशिष्ट ज्ञान प्रदान करता है जहां कर्मचारी अधिकारी लाइन अधिकारियों को मार्गदर्शन और सलाह देते हैं। यहाँ पर वो ऑर्डर नहीं देते, वो सिर्फ जो आपके कर्मचारी होते हैं, स्टाफ होता है, वो सिर्फ सलाह देने का काम करता है, एडवाइस देता है अधिकारियों को। ये लाइन अधिकारियों के बोझ को कम करता है क्योंकि कर्मचारी प्रत्येक गतिविधि की विस्तृत जांच करते हैं। बेहतर निर्णय संभव है क्योंकि कर्मचारियों को विशेषज्ञता का उपयोग होता है। ये इस अर्थ में लचीला है कि कर्मचारियों को लाइन अधिकारियों में जोड़ा जा सकता है। तो आप इस तरह समझ रहे हो कि दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं लाइन और कर्मचारी संगठन में। यानी कि विशेषज्ञ भी इंपॉर्टेंट होते हैं और जो प्रबंधक है वो भी होते हैं। एक विशेषज्ञ क्या करते हैं, सिर्फ सलाह देने का काम करते हैं। सलाह देने की वजह से ये रहता है कि काफी काम इजी हो जाता है और विशेषज्ञता भी मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधकीय लेखांकन का एक उपकरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग? वित्तीय लेखांकन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, स्थिति लेखांकन, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, माप लेखांकन, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन अभी क्या कह रहा है, कौन सा प्रबंधकीय लेखांकन का एक उपकरण नहीं है, एक टूल नहीं होगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। तो क्या इसमें से टूल नहीं है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, इंपॉर्टेंट है, उसी के बेसिस पर ही आगे आप फंड फ्लो स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी इंपॉर्टेंट है और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी है। क्या नहीं होता इसमें आपका स्थिति लेखांकन जो है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग है, वो शामिल नहीं होती है। बाकी तीनों ही चीजें इसकी उपकरण होती हैं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब ये होता क्या है एक बार इसे देख लेते हैं इसके बारे में कि मुद्रास्फीति लेखांकन क्या है। मूल सूचकांक के अनुसार वित्तीय विवरणों को संशोधित करने का अभ्यास होता है। यानी कि जो प्राइस इंडेक्स होता है उसके बेसिस पर जो आपने वित्तीय विवरण तैयार की है उनको समायोजित किया जाता है कि पहले से अब में क्या क्या उतार चढ़ाव आए हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं। या फिर ये मौजूदा मूल्यों को दर्शाने के लिए नंबरों का पुनर्गठन किया जाता है। IFRS हाइपर इन्फ्लेशन की कीमतों, ब्याज और मजदूरी के रूप में परिभाषित करता है जो मूल सूचकांक से जुड़ा हुआ है, जो 3 वर्षों में 100% से अधिक संचयी रूप से बढ़ रहा है। वर्तमान क्रय शक्ति और चालू लागत लेखा मुद्रास्फीति लेखांकन के उपयोग की जाने वाली दो विधियां। जो अगर कहा जाए कि कौन सी विधियां होती है इसकी, तो ये दो मेथड होते हैं आपके, CPP और CCA। इसको भी दोस्त ध्यान में रखिएगा, पूछ सकता है डायरेक्ट ये क्वेश्चन कि मुद्रास्फीति लेखांकन की कौन सी विधियां हैं, तो यही दो विधियां आपकी होंगी। आपको समझ में आ गया होगा कि मुद्रास्फीति लेखांकन क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि समविच्छेद बिंदु से तात्पर्य है ब्रेक इवन पॉइंट में। यहाँ पर आपको ब्रेक इवन पॉइंट यानी BEP जो है उसके 4 फॉर्मूला दे रखे हैं। आपको ये बताना है कि कौन सा करेक्ट है। बहुत ही अच्छा इजी सा क्वेश्चन है ये। आप देख रहे होंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के भी काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, तो उसको भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। सेल्स इंटू PV रेशियो माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स इंटू PV रेशियो प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, सेल्स इंटू PV रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, या फिर सेल्स इंटू PV रेशियो प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो BEP निकालने का या यहाँ पर BEP के बहुत से फॉर्मूलाज हैं। यहाँ पर ये जो फॉर्मूला दे रखा है इसमें से करेक्ट कौन सा है ये आपको बताना है। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो सेल्स इंटू PV रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि जब आप सेल्स में PV रेशियो का से मल्टीप्लाई करके उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट को घटा देते हैं तो आपका BEP निकल आता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो जितने भी फॉर्मूलाज हैं इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, चाहे वो BEP का हो, चाहे वो PV रेशियो निकालने का हो, MOS निकालने का हो, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। इन सबको अच्छे से आपको तैयार करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वैवाहिक आमंत्रण पत्र के मुद्रण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त लागत लेखांकन प्रणाली है। फॉर प्रिंटिंग ऑफ वेडिंग इन्विटेशन कार्ड द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉस्टिंग सिस्टम इज प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि जो लागत लेखांकन प्रणाली होती है, कॉस्टिंग मेथड्स हैं जो 4 तरह के हैं, इसमें से कौन सा मेथड जो है वो वेडिंग इन्विटेशन कार्ड को प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो वेडिंग इन्विटेशन कार्ड है, आप कितने लोगों को बुलाते हैं, 100 लोगों को बुला लीजिएगा, 500 को बुला लीजिएगा, चलो 1000 को बुला लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको स्पेशली ऑर्डर देना पड़ेगा। जो आपके प्रिंट किए हुए कार्ड हैं वो किसी दूसरे के लिए यूज नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर आप ऑर्डर कर देते हैं, तो इससे हम क्या कहते हैं, वो आपकी जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग कहलाती है और कार्य लागत भी कहलाती है। वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। छोटे छोटे पैमाने पर इसमें आप जो प्रोडक्शन होता है वो एक जैसा रहता है और जिस कार्य के लिए किया गया है, जिसके लिए किया गया उसी के लिए यूजफुल रहता है, किसी दूसरे के लिए नहीं हो पाता। प्रोसेस कॉस्टिंग में तो रहता है कि हम कई प्रोसेस में जब किसी चीज को बना रहे होते हैं, कई इकाइयों में अलग अलग जब बना रहे होते हैं
तब तो कॉन्ट्रैक्ट में रहता है ठेका लागत यदि, जैसे कि ठेका लागत में रहता है कि पुल निर्माण है या सड़क निर्माण के ठेके दिए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, तो उस जगह पर जाकर के काम होता है। यूनिट कॉस्टिंग में यानी कि जो भी इकाइयाँ बन रही हैं सब एक जैसी होती हैं, एक समान होती हैं, तो वहाँ पर यूनिट कॉस्टिंग का यूज किया जाता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक व्यक्ति द्वारा 10% का अधिभार देय है जहां उसकी कुल आय अधिक है। सरचार्ज ऑफ 10% इज पेएबल बाय इंडिविजुअल वेयर हिज हर टोटल इनकम एक्सीड्स टू 7,50,000, 10 लाख है, 50 लाख है, 1 करोड़ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि कहाँ कब हमें सरचार्ज जो है 10% का देना होता है, जब उसकी इनकम किससे से अधिक होनी चाहिए। तो इनकम टैक्स में एक चीज ध्यान में रखिएगा कि इनकम टैक्स में चीजें बदलती रहती हैं। तो अब जो है चीजें आपकी जो अभी करंट में चल रहा है उसको ध्यान में रख करके तैयारी करिएगा, क्योंकि जून का जो पेपर होगा उसमें आपकी बहुत सी चीजें इनकम टैक्स में चेंज हो जाएंगी। तो उन सारी चीजों जो चेंज हुई हैं उनको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसका इफेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। अक्सर हम लोग अपना डेटा जो होता है ना उसको अपडेट नहीं करते और वही चीजें हम लोग को याद रहती हैं, तो इस क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में काफी गलत हो जाते हैं। तो इस चीज को जरूर ध्यान दिया करिए कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो बदलते रहते हैं। इनकम टैक्स में चीजें आपकी बहुत चेंज होती रहती हैं, तो अपडेट रहा करिए और उन चीजों को देखते रहा करिए। यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है अधिभार कब आपका 10% दे होता है, तो जब 50,000 से ऊपर की इनकम होती है तब। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं की शुद्ध आय 50 लाख रुपए से अधिक है और 1 करोड़ से अधिक नहीं है तो 10% है, और 1 करोड़ से अधिक होने पर लेकिन 2 करोड़ से अधिक नहीं होगी तो वहां पर आपका 15% है। इसको ध्यान में रखिएगा कि 1 करोड़ से अधिक ना होनी चाहिए, 1 करोड़ के अंदर है तो आपका 10% लगेगा, 1 करोड़ से ऊपर जब जाएगा तब वहां पर 15% होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मार्क्स के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार अकॉर्डिंग टू मार्क्सियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन से संख्या अंगतीय रूप से बढ़ती है। पॉपुलेशन इंक्रीज अर्थमेटिकली, खाद्यान्न उत्पादन ज्यामितीय होगा। फूड प्रोडक्शन इंक्रीजेस ज्योमेट्रिकली, जनसंख्या ज्यामितीय रूप में बढ़ेगी, या फिर एओबी बोथ। तो यहाँ मार्क्स के जनसंख्या सिद्धांत आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। तो इस थ्योरी में इन्होंने दो बातें कही थी। एक बात इन्होंने ये कही थी कि जो जनसंख्या होती है वो ज्यामितीय रूप से बढ़ती है, जो पॉपुलेशन होती है वो आपकी ज्योमेट्रिकली बढ़ती है, यानी कि दो से मल्टीप्लाई होती चली जाती है, गुणा होती रहती है। और जो खाद्यान्न उत्पादन है वो अंगणितीय रूप से बढ़ता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा पॉइंट सही है, आपका सी पॉइंट जो वो सही है कि जनसंख्या जो है वो पॉपुलेशन इंक्रीजेस ज्योमेट्रिकली, और दूसरा पॉइंट अगर ये कहा होता कि खाद्यान्न उत्पादन अंगणितीय बढ़ेगा तो यहाँ पर दोनों पॉइंट सही हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार अंशों के निर्माण के संबंध में आवेदन राशि इससे कम नहीं होनी चाहिए। एज पर सेबी गाइडलाइंस ऑन इशू ऑफ शेयर्स द एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस दैन। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि जो सेबी है, सेबी की गाइडलाइन, तो एक चीज ध्यान में रखिएगा यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें कि एक सेबी के बेसिस पे पूछा जाता है, एक कंपनी लॉ जो आपका है कंपनी अधिनियम उसके बेसिस पर पूछा जाता है। तो क्वेश्चन किस बेसिस पे पूछा जा रहा है इसको ध्यान में रखकर ही आपको आंसर देना होगा। यहाँ पर सेबी की गाइडलाइन के बारे में पूछा जा रहा है, तो अंशों के नामित मूल्य का 10%, 10% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, या फिर 10% ऑफ द इशू प्राइस ऑफ शेयर, 25% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, या फिर 25% ऑफ द इशू प्राइस ऑफ द शेयर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि सेबी गाइडलाइन की बात कर रहा है तो सेबी गाइडलाइन के अनुसार अंशों के निर्गत मूल्य का 25% होता है, 25% ऑफ द इशू प्राइस ऑफ द शेयर। इसको दूर से ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए। ये दोनों पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में। कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। सेबी की गाइडलाइन में है इशू प्राइस का 25%, दोनों चीजें ध्यान में रखिएगा, नॉमिनल वैल्यू नहीं होगी, इशू प्राइस होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सांख्यिकी विश्लेषण के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट अंडर स्टैटिकल एनालिसिस। बहरापन, डीपनेस, ब्यूटी, हाइट, ब्लाइंडनेस। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा एक एट्रीब्यूट नहीं होता, एक स्टैटिकल एनालिसिस हम कर रहे होते हैं तो किसे हम एक गुण नहीं मानते। यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है तो कौन सी चीजें गुण नहीं होती है, वो चीजें जिसको कि आप एग्जैक्टली माप नहीं सकते, क्योंकि जो मात्रात्मक होती हैं जिनको आप क्वांटिटी में माप सकते हैं, यहाँ पर उसकी बात नहीं की जा रही है, जिनका गुणात्मक होता है उसकी बात की जा रही है। तो बहरापन, सुंदरता और अंधापन इनको आप एग्जैक्टली माप नहीं पाएंगे।
लेकिन हाइट जो है, ऊंचाई जो आप उसको एग्जैक्टली माप सकते हैं, तो वो गुण नहीं होता। ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हुए थे, बहुत बच्चों का ये क्वेश्चन गलत भी हुआ था, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। कौन सा एक गुण नहीं है, ये तीनों चीजें गुण में आ जाएंगी, लेकिन हाइट जो होती है आप उसको स्पेसिफिकली मेजर कर सकते हैं, मात्रात्मक होती है, आप उसको माप सकते हैं। तो कई क्लास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवसाय पूर्वानुमान की एक तकनीक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्निक ऑफ बिजनेस फॉरकास्टिंग। यानी कि आप बिजनेस में किसी भी तरह का कोई फॉरकास्टिंग नहीं कर सकते, जिसके बेसिस से कौन सी वो टेक्निक नहीं है, ये क्वेश्चन कह रहा है। बस्टिंग, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट स्टैंडर्ड, प्रॉफिट प्लानिंग। तो कौन सी नहीं होगी इसमें? तो बस्टिंग भी होती है, लागत मानकों का निर्धारण भी है और लाभ नियोजन भी है। जो प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो वैसे अनुमान की कोई तकनीक नहीं होती, कोई उसका एक मेथड नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर हम कहें इसके बारे में थोड़ा सा कि आधुनिक प्रबंध के जनक जो थे हेनरी फ्योल, उनके अनुसार पूर्वानुमान प्रबंध का सार होता है कि व्यवसाय की सफलता भविष्य घटनाओं के लिए कुशल पूर्वानुमान और तैयारी पर निर्भर करती है। इसलिए वित्तीय विवरण की प्रस्तुति प्रदर्शन है, ना कि एक निष्कर्षण प्रक्रिया। यानी कि हाँ, जो वित्तीय विवरण होते हैं, जो प्रेजेंटेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उनके बेसिस पे आप ये देखते हैं कि क्या चीजें कैसे हुई हैं, ना कि आप फ्यूचर का कोई पूर्वानुमान लगाते हैं। तो पूरा अनुमान लगाने की फोरकास्टिंग की, यानी कि पहले जो कुछ होने वाला है उसके बारे में आप पहले से ही अनुमान लगा ले, तो बजट से कर सकते हैं आप, लाभों का नियोजन कर सकते हैं आप, वो सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये वाला पॉइंट नहीं होगा। तो एक तरह से हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन भी आपका इसी से रिलेटेड है। व्यवसाय अनुमान के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा एक सही नहीं है? इन केस ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। अल्प विस्तार पूर्वानुमान दीर्घ विस्तार पूर्वानुमान से कम सही होते हैं। शॉर्ट रेंज फोरकास्ट और लेस एक्यूरेट देन लॉन्ग रेंज फोरकास्ट। या फिर पार्शियली पूर्वानुमान के अंतर्गत गत अनुभव से प्राप्त समंकों का विश्लेषण किया जाता है। अंडर टाइम सीरीज फोरकास्टिंग डाटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस एनालाइज्ड। निर्देशांक पूर्वानुमान की विधियों में से एक है। इंडेक्स नंबर्स इज वन ऑफ द मेथड ऑफ फोरकास्टिंग। व्यवसाय पूर्वानुमान की न्यूनतम वर्गीकृति को सर्वयुक्त रेखा भी कहते हैं। लीस्ट स्क्वायर्स मेथड ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग इज आल्सो नोन एज लाइन ऑफ बेस्ट फिट। तो यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी बच्चे मुझे कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें इसी के आगे से हम स्टार्ट करेंगे 21 क्वेश्चन से, और इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। इसके बाद इसी के आगे के क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये सीरीज आपकी एग्जाम तक चलती रहेगी, समझिए 60 डेज की आपकी ये पूरी सीरीज रहने वाली है, जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे भी बहुत जाते हैं और काफी सिलेबस आपका कवर भी हो जाएगा, रिवाइज भी हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन आगे की वीडियोस आपको मिलते ही रहें इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है, और वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।